हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाई आइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम केवल रेडॉक्स चैप्टर के ओनली क्रीम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एक तो होता है वन शॉट पढ़ना और एक तो होता है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, मतलब चैप्टर का एकदम कोर पॉइंट जो है ना, क्रीम लेयर, केवल हम वही डिस्कस करेंगे। सो दैट हमारी वीडियो 30 मिनट कोशिश करेंगे 30 मिनट से ज़्यादा ना हो और सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप बोलोगे कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, तो मैं बोलूँगा इसको करके जाओ। अगर आना हुआ ना तो मतलब 90 to 95% प्रेडिक्शन है कि यहीं से आएगा। बाकी तो मैंने ये पूरा डिटेल में सारी चीज़ें करा ही रखा है, आपने ये भी देख लिया। मैंने नीट 2026 में पढ़ाया है, पेपर वही आया था, आपने वो सब देख लिया। इवन 2025 का भी विदिन 2 मंथ जो पढ़ा है वही है। तो अगर आपको ट्रस्ट है तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए। बाकी जो लोग रिसेंट में जुड़ रहे हैं वो तो अभी यही देखो, जो लोग पहले से जुड़ चुके हैं बाकी उन्हें पता है, मैंने क्लासिक वन शॉट भी पढ़ा दिया है, रेडॉक्स है ना, आराम से 2-3 घंटे का पूरा। तो ये हमारा मतलब ये प्राइवेट क्लास का लेक्चर है। मैं प्राइवेट स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी इन फ्यूचर यूट्यूब में हम अपलोड करें। तो अगर आपको प्राइवेट क्लास भी लेना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली ये रीनीट वालों के लिए जो अभी टाइम कम है। तो होता है ना, कभी कभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं होता कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और बेसिकली लास्ट टाइम में जब होता है तो आइडिया ही नहीं लगता क्या चीज़ें रिवाइज करनी है क्या नहीं। तो मैंने तो एनालिसिस कर रखा है, आपने देख ही लिया है पेपर वगैरह सब कुछ कैसे। तो उसके बेसिस पे मुझे जो सबसे एक्सपेक्टेड चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने ले रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो अगर मैं बेसिक से बताता तो बोलता द रियल और इमेजिनरी चार्ज होता है किसी एटम पे, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। लेकिन मान लो जैसे H2 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर आता है -1 आता है, और जिसकी कम होती है उस पर +1 आ जाएगा। तो इस बॉन्ड के कारण एक नेगेटिव इस पे, एक पॉजिटिव इस पे आ गया। यहाँ पे सेम इस पे पॉजिटिव हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो जो ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इमेजिनरी चार्ज, यही हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर में भी मैं सारा कुछ डिटेल में नहीं बताऊँगा, हर वैरायटी मुझे जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट, और एकदम जीरो से भी नहीं सिखाऊंगा, है ना। कोशिश करूँगा चीज़ें को सारी जल्दी जल्दी एक बार बता दूँ, पर एकदम ज़ीरो लेवल पे नहीं जाने वाला अपन, है ना, मतलब मैं नहीं जाने वाला। तो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपको मज़ा आने वाला है। तो जैसे यहाँ पे देखो, अब एक बॉन्ड था तो एक नेगेटिव आ रहा था। यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है कार्बन से। तो एक बॉन्ड के कारण एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। लेकिन दो बॉन्ड थे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और ये एनसीईआरटी में एग्जांपल भी गिवन है, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जो ये वाला कार्बन है इस पर कितना टोटल चार्ज आ रहा है, 4 बार +1 है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। इस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का -2 हो गया, और इसका भी कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इमेजिनरी चार्ज, है ना, दिख नहीं रहे थे, हिडन थे। तो यही ऑक्सीडेशन नंबर हो गए यहाँ पे -2, इस ऑक्सीजन का -2 और इसका कितना हो गया, +4 हो गया। तो अगर स्ट्रक्चर देख के आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो ना, तो वो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर आता है और वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन फार्मूला से निकालने पे थोड़ा सा कभी कभी गलत हो सकता है। अब जैसे पहले से कहीं पे चार्ज लिखा होता, मान लो यहाँ पे H+ था, ऐसे था, तो ये रियल चार्ज होता ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही, लेकिन ये क्या था, रियल था। ठीक है, ये रियल था और वो हिडन इमेजिनरी था। फिलहाल वो तो हम चैप्टर में बातें करते हैं, इतना आपको आता है। यहाँ पे जैसे देखो, इस पे हम करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा, +1, कार्बन पे कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ -1, हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1, कार्बन पे कितना आ जाएगा, -1। और ये दो बॉन्ड थे ऑक्सीजन के साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और यहाँ पे अब +2, तो कार्बन कितना हो जाएगा, 0 में हो जाएगा। +2 और -2 है तो ये कितना हो जाएगा, 0, और बाकी सबका आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे निकालोगे, -1 +1 +1 -1 और +1 -1, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना आ गया, -3 आ गया। तो स्ट्रक्चर से हमेशा इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर आता है और वो हमेशा करेक्ट आता है। अगर एवरेज पूछता है तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ। नीट 2015 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया था इसमें। तो देखो, इसमें अगर मैं बोलूँ बताओ भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा क्रोमियम का, तो दो ऑप्शन है, या तो क्रोमियम का पूछा है तो फार्मूला लगाओ, तो यहाँ पे x मान लोगे और x मान लिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्साइड जब होता है ना तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये प्लस और ये -2 हो जाएगा। अब कितने ऑक्सीजन है, 5। टोटल चार्ज कितना है देखो ओवरऑल,
कोई चार्ज नहीं है तो ज़ीरो कर दो। अगर नेगेटिव होता तो ओवरऑल मान लो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 नेगेटिव लिखते, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लिखते, कुछ नहीं है तो जीरो लिख दो। तो यहाँ पे जो x आ गया है कितना आ गया, +10 आ गया। और क्रोमियम की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो कितना होता है, +6 होता है। मतलब इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्रोमियम का 6 से ज़्यादा कभी एक्सीड ही नहीं करेगा, कभी भी याद रख लेना है ना। और एक्सीड कर गया तो समझ लेना वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। फार्मूला से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो कभी कभी इंडिविजुअल भी निकल आता है, पर इंडिविजुअल निकालने के लिए हमेशा स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो कोई कहेगा सर स्ट्रक्चर सारे याद थोड़ी होंगे, तो याद नहीं होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो मैं करा रहा हूँ उतने याद रख लेना, बाकी आइडिया लग जाता है एनसीईआरटी वगैरह में जो स्ट्रक्चर है, क्लासिक 1 शॉर्ट में हमने जो करा रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया है। करेक्ट क्या हो जाएगा अब यहाँ पे देखते हैं ना, कलर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे देखना। तो ये क्रोमियम है तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा +1 बॉन्ड से, और इसके कारण इस बॉन्ड के कारण तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। यहाँ पे देखो ये -1 और ये -1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे -1 और ये +1 और यहाँ पे -1 और ये क्या हो जाएगा +1। टोटल कितना हो गया 2 1 3। टोटल जो क्रोमियम का आ गया यहाँ पे ये क्या आ गया +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमेशा एग्जाम में इंडिविजुअल मेजॉरिटी केस में पूछता है, ठीक है। और फार्मूला से हमेशा कभी कभी इंडिविजुअल निकालने पे सही आता है, पर ये फार्मूला लगाने पे एवरेज आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है CrO5 का, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो ऑक्सीजन परऑक्साइड में जब होता है तो O2- होता है ना, परऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में होता है तो क्या होता है, परऑक्साइड एक बना देता हूँ स्ट्रक्चर, जैसे H2O2 है, यहाँ परऑक्सी लिंकेज है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो होगा -1 होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के कारण +1, यहाँ -1, यहाँ पे +1, यहाँ -1। तो ये होता है, ठीक है। 2 नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे 2 नेगेटिव। तो कभी कभी इसको भी पूछा जा सकता है। सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, ठीक है। जैसे ऑक्साइड में हमने यहाँ पे -2 लिया था, वैसे परऑक्साइड होता तो यहाँ पे -1 लेते और सुपर ऑक्साइड में -1/2 लेते। एक जनरल रूल फटाफट बता देता हूँ, बताने का मूड नहीं था पर बता। हाइड्रोजन का कहीं भी लेना +1, फर्स्ट ए का कोई है लिथियम सोडियम पोटेशियम +1, सेकेंड ए का +2। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 होता है क्योंकि मेटल +1 हो जाएगा। और कोई नेचुरल स्टेट फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे निकालना है सल्फ़र का, मान लो निकालना है सल्फ़र का, फार्मूले से निकाल लो, स्ट्रक्चर नहीं पता है तो। सल्फ़र का भी 6 होता है, मैक्सिमम 6 ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 1 जा 2, हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन था, तो ये सल्फ़र का निकालना है तो x मान लो, ऑक्सीजन ऑक्साइड ही है और इंटू 4। ये आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप समझ में आ जाएगा कौन सा ऑक्साइड होता है कौन सा नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा, 6 सही है। ये आप एवरेज निकालोगे इंडिविजुअल निकालोगे दोनों सेम ही हो जाएगा। अब इसका कैसे निकालोगे, तो इसको 2 भागों में आप ब्रेक कर लो। एक बार आप लिख लो NH4 पॉजिटिव और इसका यहाँ पे आप लिख लोगे NO3 नेगेटिव। तो अब इसको निकालो, यहाँ नाइट्रोजन का निकालना है तो x और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 4 हाइड्रोजन है, टोटल कितना चार्ज है +1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हम उधर ले जाएंगे 4 को तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पे निकाल लोगे x, 3 दूना 6 -1 तो x बराबर कितना आ जाएगा +5। तो ये दोनों नाइट्रोजन का निकला है, ठीक है। तो कभी कभी ये वाला भी हमने ले लिया, इस स्पेशल एग्जांपल था तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में ये गिवन है, क्या हो जाएगा फटाफट बता दो। तो यहाँ पे आप निकाल लो, चलो आप ही बताओगे जल्दी से। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड ये -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, -2 +2 और -2 +2। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल ऐड कर दो कितना हो गया +6। इस पे तो भाई कितना आ जाएगा, ये -2 और ये +2 -2, ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा +2। टोटल आ जाएगा कितना +4 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पर भी ये सिमिलर ही है तो ये +6 आ जाएगा, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में C3O2 लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो ये -2 +2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे हम लिखते हैं। यहाँ पे तो 0, दोनों साइड कार्बन कार्बन सेम होता है तो 0 लेते हैं। और यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, तो ये सभी कार्बन का ये +2 0 और +2 आ गया, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये तो आना ही आना चाहिए। ये कैरोज एसिड होता है, यहाँ भी आप निकाल लो कितना आ जाएगा -1 +1 -2 +2, 2 बॉन्ड है तो +2 -2 +2 -1 और +1। तो कितना आ जाएगा 2 2 4 4 2 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो +6 हो जाएगा। अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कहाँ पे SOS बॉन्ड होगा, कहाँ पे SOS, कहाँ पे SS होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, किसी को रेडॉक्स अगर पढ़ना है तो मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। इवन रेडॉक्स ही नहीं, सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ा रखे हैं ना। क्लासिक वन शॉट के नाम से प्लेलिस्ट है, एक ऐसा वन शॉट जहाँ पे हर वैरायटी प्रॉब्लम, सारे NCERT 4-5 जगहों से मतलब किताबों से हमने चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा करके सब कुछ दे देते हैं, सो दैट आपको फ्यूचर में कभी और लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े। होता है ना कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, क्वेश्चन ही गलत हुए जा रहे हैं, तो ऐसे। और मैं आपको बता दूं, जो लोग रिसेंट में जुड़ रहे हैं भाई, नीट 2026 का जो पेपर आया था, हमने विद इन जो मंथ 2 मंथ पहले जो पढ़ाया था वही आया था। पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो सेम था। ये देखो, और एक बार नहीं 3-3 4-4 बार हमने रेफरेंस दिया जहाँ पे हमने पढ़ा है। हमारा 5 स्टेप स्ट्रेटजी जिन्होंने फॉलो किया है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। और ये एक बार नहीं 2025 में भी हमने करके दिखा दिया। पूरा वीडियो है, जाके आप पहले प्रूफ देखो, आपको लगता है कि जेन्युइन है तो आप विश्वास करें। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्राइवेट क्लास हमारी ले रहे हैं, है ना, ये प्राइवेट क्लास का ही लेक्चर है, मे भी फ्यूचर में यूट्यूब पे आए, तो अगर आप सुन रहे हो तो आप कहीं भी इधर उधर मत जाओ। एक बहुत ही प्रेडिक्टेड पेपर होता है अगर सही स्टडी से पढ़ा जाए। हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी करा दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर्मेट जो आने वाला है, ये 3rd टाइम मैच कराऊंगा, यहीं से आएगा, ठीक है। ये जाके रेफरेंस देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको मुझसे जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो, हमें मैसेज करो। आशुतोष नाम है, बॉबी सर भी हैं, आशुतोष आप पूछ लेना, मुझे मैसेज करना। 2027 वाले भी कहीं से भटकना नहीं है, ठीक है। चलो बाकी आओ देखते, लास्ट में बता दूंगा 5 स्टेप स्ट्रेटजी का रहस्य क्या है। तो देखो, इसमें कैसे निकालते हैं, अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड से ज़्यादा आ जाए, एवरेज या कैलकुलेटेड +6 से ज़्यादा आ जाए, मतलब फार्मूला से निकालना है, तो उसमें SOS बॉन्ड होगा। जैसे देखो यहाँ पे H2SO4 है, हमने फार्मूला सल्फर का निकाल लेना, सेंट्रल एटम का ही निकालना होता है। तो यहाँ पे 2x हमारे पास कितना आ रहा है, इसको निकाल लेते हैं। 2 और 2x और -2 × 8 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब ये देखो, कैलकुलेटेड है एवरेज +7 आ गया, फार्मूला से एवरेज ही आता है, जो कि +6 से ज़्यादा है, तो इसमें SOS बॉन्ड होगा। इस स्ट्रक्चर में कंफर्म हो गया, SOS बॉन्ड बना लिए आपने। ऐसे जैसे आपने बना लिया, बाकी सल्फर की 6 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन वगैरह सबको लगा के सेटिस्फाइड कर लो। आइडिया तो लग गया ना स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नहीं स्ट्रक्चर ही नहीं होता। अगर एवरेज इक्वल आ जाता है, कैलकुलेटेड है एवरेज इक्वल आता है +6 से, उसमें SOS बॉन्ड होगा। आइडिया लग गया SOS, बाकी वैलेंसी कंप्लीट करा लो सल्फर का, 1 2 3 4 5 6, है ना। इससे अगर मान लो एवरेज लेस आया तो उसमें SS बॉन्ड होता है, ये वाला। तो इससे काफ़ी स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाता है। चलो ये देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे SD की स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा SD की स्ट्रेंथ होगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो SD की स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा अगर एलिमेंट सेम एटम है ना, सेम। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सब में। और अगर मान लो यहाँ पे जैसे +4 है सल्फर का, यहाँ +6 है, तो इसका ज़्यादा SD हो गया। एक IIT एडवांस में क्वेश्चन ये पूछा गया था, याद रख लेना एक्सेप्शन। यहाँ पे भले ही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कम आ रहा है ना, एक में कितना आ रहा है ध्यान से देखना, इसमें +1 है, लिख देता हूँ मैं। इसमें कितना आ रहा है, इसमें +1 है, इसमें +3 है, इसमें +5 है, लेकिन फिर भी इसमें इस एक्सेप्शन बोल लो, जो भी बोलना बोल लो, ये इसका SD की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। इकलौता एग्जाम्पल है, याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखो सिंपल सी बात मैं बोलूँ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, तो ये याद रख लो। बाकी ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कि बताओ ये दोनों कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे SO2 के बारे में पता करना है कि ये बताओ कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा है। तो ध्यान से देखो, सल्फर का यहाँ पे निकाल लो, कितने, यहाँ पे कितना है, +4। सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा, आप बताओ पहले। सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, पेन लग रहा है ख़त्म हो गया, ये कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है। सल्फर का यहाँ, सल्फर का मैक्सिमम यहाँ ऊपर देख लो, +6, मैक्सिमम कितना होता है, +6, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है। सल्फर का मिनिमम कितना है, -2, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मिनिमम है -2 है। और आपका आया कितना है, +4 आया है, +4 आया है। तो अब +4 अगर आया है तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और डेफिनेटली इसका रिडक्शन भी, मिनिमम तो -2 तक जा सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, और रिडक्शन हो सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। तो ये है भाई, पंछी भी बोल रहे हैं,
तो ऐसे निकालते हैं और ये मैंने मैक्सिमम मिनिमम लिख दिया। तो कुछ का तो याद रख लेना, बाकी आप निकाल पाओगे, है ना। एन फैक्टर क्या होता है, तो देखो एन फैक्टर जब निकालते हैं, कभी भी आप जब एन फैक्टर निकाला करो तो आपको क्या देखना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव चार्ज इनटू नंबर ऑफ एटम देखा करो, नंबर ऑफ एटम। एक जनरल फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, बाकी बताएंगे। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो एक ही स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन ही हो, एक ही का रिडक्शन हो, तो जैसे यहाँ P4 PS, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये फॉस्फोरस फ्री स्टेट में है, 0 में है, और यहाँ PS3 में आप ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूले से यहाँ पे निकाला करो ऐसे जब भी आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो ये 0 से -3 मतलब रिडक्शन हो रहा है, और सेम स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। कभी कभी एग्जाम में आपके ऐसा भी पूछा है कि बताओ कौन सा डिसप्रोपोर्शनेशन है, और डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए जो एन फैक्टर निकालते हैं ना, वो क्या होता है, N1 N2, मतलब पहला का आप मतलब इसमें निकालेंगे हम, पहले वाले केस में इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन में आप देखो कितने का चेंज है, -3, -0 से -3 का चेंज है, एन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4, मतलब 0 से -3 कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉरी। तो रिडक्शन वाले में हमारे पास कितना है, अपने पास चेंज जो आ रहा है वो 3। देखो ध्यान से, कितने का चेंज आ रहा है रिडक्शन में, 3 का चेंज आ रहा है, ये नंबर लाइन पे आप देख लो। तो 3, और कितने नंबर ऑफ एटम है, 4 है, इसी का निकाल लो ना, तो 3 × 4। ऑक्सीडेशन में कितने का चेंज, 0 से +1 मतलब 1 का ही चेंज है, और कितने एटम है, 4, तो मेन फैक्टर आ गया। तो इसको आप N1 N2 मान लो, ये N1 है और ये N2 है, तो जो टोटल एन फैक्टर निकालोगे N1 N2 अपॉन N1 + N2 आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे निकालते हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, बता दिया। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग Cl2 एंड Cl। तो देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर होता है। तो अगर मान लो हमने Cl2 के केस में निकाला है, तो Cl2 का यहाँ 0 से -1 कितने का चेंज है, 0 से -1 एन फैक्टर निकालो, चेंज जो हो रहा है 1 का हो रहा है, 0 से -1 1 का चेंज है, और कितने एटम है, 2, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। लेकिन Cl- यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हो तो कितने का चेंज है, नो डाउट 1 का चेंज है, लेकिन यहाँ पे एटम कितना है, 1 है। तो Cl- के केस में एन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ पे इधर से इधर जा रहे हो तो कितना है, 2 है। तो बस यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट ऑफ Cl2 निकालोगे तो 70, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 71, और एन फैक्टर Cl2 के केस में 2 आया था और इसके केस में 1 आया था। तो ये चीज़ याद रखना। सिमिलरली इसमें आप निकालना चाहो तो निकालो, Na2SO3 का 2 से 2.5 हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट मान लो m है कुछ भी, तो 1 हो गया। और I2 का निकालोगे तो यहाँ पे I2 का यहाँ से यहाँ जाएगा I, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 आ जाएगा। तो सेम आप निकाल सकते हो। देखो टाइट्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में मैं आपको बोलूँगा, आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला ये आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये मोल है, ये एन फैक्टर है, और इसको आप नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हो, या इसको आप मोलैरिटी एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम से, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये हमेशा याद रख लेना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एक तरफ एसिड एक तरफ बेस, तो जिसके बारे में जो डाटा गिवन होगा आप उसको रिलेट कर देना फार्मूला। तो इसी से ये सारे डिराइव्ड हैं, है ना। कभी एन फैक्टर गिवन है दोनों के केस में, मोल और एन फैक्टर, तो आप ये लगा लेना एसिड बेस, मोल इंटू एन फैक्टर नॉर्मलिटी को रिलेट कर सकते हो। तो इसी से रिलेशन आया, मैं कहूँगा इसको याद रख लो, हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो आपको बोला है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट। तो देखो किसके बीच में बात हो रहा है, KMnO4 और फेरस ऑक्सिलेट। तो इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड बेस नहीं है तो डेफिनेटली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लिया, इसको रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी 2 गिवन होता है आप उसको लिख लिया करो। अब देखो यहाँ पे मोल और मोल के बारे में बात कर रहा है, दोनों के बारे में मोल का पता है, मतलब एन फैक्टर तो पता ही हो जाएगा। देखो KMnO4 का एन फैक्टर क्या होता है, ये बैन याद रख लो, बैन 153। बेसिक मीडियम में कितना होता है, 1 होता है, एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल मीडियम में 3। रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो मोल तो पता, मोल इसका नहीं पता था, फाइंड इसी का, तो मोल पूछा था, तो मोल n हो गया, एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में लिखा था तो 5 हो गया। और यहाँ पे 2 मोल गिवन था इसका, और फेरस ऑक्सिलेट मैं कहूँगा याद रख लो इसका, क्योंकि वहाँ जब रिएक्शन में लिखने का टाइम नहीं होता, फेरस एक बार निकालोगे Fe2 से Fe3 में जाएगा, C2O4 - CO2 में जाएगा, नो डाउट आ जाएगा, लेकिन आप गलत, मतलब टाइम लगेगा। मैं कहूँगा इसका एन फैक्टर 3 होता है। कैसे, ये Fe2 इसमें गया 3 में, और यहाँ पे +3 से +4 में गया, दोनों का निकाले अब फिर जाके ऐड करिए, तो 3 ही आएगा एन फैक्टर। वही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, तो उतना करने से बेटर है, मैं कहूँगा इसको याद रख लो, बहुत यूजफुल है। तो बस आ गया, मोल पूछा था तो मोल बराबर निकल आएगा, मोल बराबर कितना आप निकाल लो, है ना, तो 6/5 आ गया। जैसे ये वाला देखो, इफ मास ऑफ KMnO4, मास ऑफ KMnO4 पूरा लिख लो, KMnO4
है ना, कितना गिवन है ऑफ रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 25 ml ऑफ 0. मतलब इसका मास पूछा है। तो अब कौन सा फार्मूला लगा है, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम गिवन है। तो देखो KMnO4 की एक साइड लिखो, एक साइड ऑक्जेलिक एसिड को लिखो। तो एक इसके बारे में मोल के बारे में बोला है, तो मोल इंटू एन फैक्टर, और इसके बारे में नॉर्मलिटी गिवन है, ये लिख लो। मोल को क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट KMnO4 का 158, एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होता है भाई 5 ऑक्जेलिक एसिड, और यहाँ पे नॉर्मलिटी दे रखा है, वॉल्यूम 25 डिवाइड बाई 1000 कर लो तो लीटर में हो जाएगा, तो वेट आ गया। तो बस मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखो 2 मेथड बताऊंगा, एक ट्रिक सिखाऊंगा, मैं कहूँगा ट्रिक से सॉल्व करना, लेकिन एक लॉन्ग कट मेथड भी जानो। लॉन्ग कट बहुत ईजी है, दिखने में डरावना। देखो लॉन्ग कट में क्या होता है, सबसे पहले एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो, एक रिडक्शन। तो हमने यहाँ +7 में है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ +2, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन हाफ से लिख लिया, इसका है ना, अलग अलग लिख लो, पहले रिडक्शन को लिखा हमने। अब सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करो, कितने मैग्नीज है, एक इधर भी एक है, बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया करो, कितने ऑक्सीजन है 4, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप H2O ऐड करते हो। 4 ऑक्सीजन है तो 4 H2O ऐड कर लिया। जैसे ये H2O ऐड करते हो तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो कितने हाइड्रोजन है 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 अगर राइट साइड है तो इतने H+ लेफ्ट साइड ऐड कर लिया करो, यही सीक्वेंस फॉलो करना है, H+ ऐड करो जितने हाइड्रोजन है। अब जैसे ही ये बैलेंस हो गया, अब आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव मतलब 8 पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव मतलब 8 - 1 कितना है +7 है टोटल। यहाँ पे कितना चार्ज है +2 है। तो अब एक काम कर लेते हैं हम, +2 है इधर, तो इधर हम क्या करते हैं +5 ऐड करते हैं। तो +5 ऐड करने से क्या हो जाएगा देखना, +5 नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो -5, तो इलेक्ट्रॉन मतलब वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 5 नेगेटिव है और 1 नेगेटिव है, तो टोटल 6 नेगेटिव है और 8 पॉजिटिव। तो 8 पॉजिटिव 6 नेगेटिव माइनस करोगे 2, और इधर भी 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। अब ये इक्वेशन 1 आ गया। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है +3 में और यहाँ पे +4 में है। तो CO2 का ऑक्सीडेशन, सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करने का, कितने हैं अपने पास सेंट्रल, कार्बन 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं था तो हमने 2 लिख दिया, वो ठीक। अब जैसे ये बैलेंस हो गया, अब आप ऑक्सीजन को यहाँ पे देखो, बैलेंस है क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन चार्ज अब बैलेंस करो, नेगेटिव 2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इधर ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन लिख लिया आप, बस ऐसे ही करना है, ठीक है, ठीक है। जैसे तो अब देखो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है क्या उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की कोशिश करना है। कैसे करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं उसको इसमें मल्टीप्लाई करो, और जितने इलेक्ट्रॉन है उसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो उससे बैलेंस हो जाता है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन सेकंड में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया और इसमें ये आ गया। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, 3 और 4 को ऐड कर दिया, इसको सबको ऐड किया, तो ये कट्टम कुट्टम हो गया। बाकी जो रिएक्टेंट को ऐड करो, प्रोडक्ट को, ठीक है। ये 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट कैंसिल, तो ये हो गया अपने पास, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। अच्छा, जब बेसिक ये एसिडिक मीडियम में आप बैलेंस किए, बेसिक मीडियम बैलेंस करते हो तो क्या होता है पता है, सब कुछ ऐसे करते हो, बस लास्ट में जितना H+ होता है उतना OH- दोनों साइड ऐड कर देते हो, बाकी आप बैलेंस कर देते हो। H+ OH मिल के H2O मिला के हो जाता है। देखिए ट्रिक क्या होता है, मैं ये समझा देता हूँ। ये ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, हम एन फैक्टर मेथड लगाते हैं। देखो आप क्या करो, आप सबसे पहले एन फैक्टर निकाल लो। तो यहाँ पे क्रोमियम का एन फैक्टर कितना आएगा, +6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये +6 है और चेंज कितने का हो रहा है 3 का, लेकिन 2 क्रोमियम है तो 6 आ गया। एन फैक्टर मेथड लगाते हैं, यहाँ पे एन फैक्टर इसका आ गया 6। इसका भी एन फैक्टर निकालेंगे तो सल्फर का यहाँ पे निकालोगे तो कितना आ गया, एन फैक्टर आप निकाल लेना, इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सल्फर यहाँ पे +4 में है और वहाँ पे आप निकालोगे वो कितने मारा है, यहाँ पे +6 में, चेंज वगैरह निकाल के आप निकाल लो। सिमिलरली आप यहाँ पे एन फैक्टर निकालो तो कितने क्रोमियम का, देखो चेंज कितने का, इधर से इधर जाएंगे तो 3 का चेंज है, और कितने क्रोमियम है, 1 ही है, तो 3 × 1, 3 एन फैक्टर आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे ही एन फैक्टर आता है आप यहाँ पे क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इसका इसमें करते हो, इसका इसमें करते हो, यही मेथड लगाते हैं। तो हमने 2Cr2O7 2- लिख दिया, और यहाँ पे हमने 6SO3 2- लिख दिया, और यहाँ पे ये शॉर्टकट है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2Cr3+ लिख दिया, और इधर हमने लिख दिया 3SO4 2- लिख दिया। अब इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख लो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो Cr2O7 2-, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3SO3 2-, और यहाँ पर भी, यहाँ पे तो सिंपल ही है, इससे ज़्यादा और सिंपल पॉसिबल नहीं है, तो 3SO4 2- हो जाएगा। ये हो गया। अब जैसे ही आपने ये लिख लिया, बाकी आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस कर लो। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं
7 इतने हैं, 7 और 9 16 ऑक्सीजन है, और इधर कितने ऑक्सीजन है, अब 12 ऑक्सीजन है। तो कितने की कमी हो रही है, 4 ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो 4H2O ऐड कर दो इधर। जैसे ही 4H2 ऐड किया, हाइड्रोजन कितने हो गए इधर, 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8 है, तो इतने 8H+ इधर ऐड कर लो, बात ख़त्म। बस और कुछ नहीं करना था। तो ये भी सिंपल मेथड है, आप इतने ऐड कर लिए, हो गया ये बैलेंसिंग, यही आंसर हो गया। तो आपको जिसमें कंफर्ट लगे वो फॉलो करो। अब मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अपने बारे में और हमारे कंटेंट के बारे में। भाई एक बार ज़रूर देखो इसको, अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर कर। देखो हमने 2 महीने पहले क्लास 5 स्टेप स्टडी निकाला था, जिसमें फर्स्ट स्टेप था हमारा क्लासिक 1। एक ऐसा वन शॉट मैंने बनाने की कोशिश की है जिसे देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट का मतलब हर प्रॉब्लम बनने लग जाए क्वेश्चन, और एक यूनिक तरीका मिले। जैसे आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में प्रॉब्लम है, मैंने ऑर्गेनिक खोल लिया है, आप यकीन मानो आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ऐसा ऑर्गेनिक मतलब मुझे लगता है कि ये मेरा यूनिक तरीका है, आप कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो क्योंकि मैं जब था ना 12th में, तो मैं 0 पे था, तो मैं वही फील करके पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट को कैसे समझाना होता है कि पूरा समझ आ जाए। मैं कैसा एक्सेप्ट करता था टीचर से, है ना, तो वैसे ही है। और इसे करने के बाद आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना, आप कितना भी पढ़ लो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि सवाल बन रहे कि नहीं। इसे करने के बाद सब कुछ बनेगा, यकीन मानो 99% सारी चीज़ें आपसे आ जाएंगी, क्योंकि मैंने 5-6 किताबें, सारे NCERT एक्सेप्शन सब कुछ इसमें ले लिया है, ऑल पॉसिबल केसेस। ठीक है, तो आप इसको देखो। ऐसे सारे चैप्टर के हमने क्लासिक 1 शॉट पूरा फ्री यूट्यूब में दे दिया है, पूरा प्लेलिस्ट है। पहला स्टेप ये था, लेकिन अभी के लिए रीनीट के लिए अगर 1-2 महीने हैं आपके पास देख रहे हो लेक्चर, तो टाइम नहीं है। क्योंकि भाई आपको सबसे पहले क्या करना, मैं कहूँगा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। प्राइवेट लेक्चर जो है उसमें मैं क्रीम लेयर बना रहा हूँ, ये लेक्चर बनाया केवल क्रीम लेयर। ये देख लो 185 पेज का PDF है ना। तो ऐसे वो क्रीम बनाऊंगा तो उसमें छोटा 30-30 मिनट की वीडियो, 25 मिनट की वीडियो होने वाले हैं। तो अभी के लिए आपके लिए प्राइवेट लेक्चर में क्रीम लेयर वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर नीट 2027 के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो मुझे ज़रूर बताना। अभी तो आप लेक्चर ही देख लो। तो ये क्लासिक 1 शॉट अभी के लिए मैं जस्ट इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन आप स्किप कर देना अगर आपको थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा स्टेप था सुपर 45, एक ऐसा 45 क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर को कवर करे, और कुछ भी इधर उधर का एक्सप्लेनेशन नहीं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। मतलब अगर आपको थोड़ी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप ये सुपर 45 क्वेश्चन करके पूरे थियरी, पूरे एक्सेप्शन, सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर सकते हो। और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन होता था, ये भी पूरा फ्री दे दिया है मैंने यूट्यूब पे। दूसरा स्टेप हमारा ये था, सारे वैरायटी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कवर्ड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये था हमारा दूसरा स्टेप। PDF के लिए आपको अभी 200 देने होते हैं, सब कुछ 5 स्टेप के लिए। ठीक, तीसरा स्टेप था हमारा 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि लास्ट ईयर हमने कराया था, आपको वो करना था। फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, और फिफ्थ स्टेप था 10 गेस्ट पेपर। ये है गेस्ट पेपर है, मैं आपको दिखा दे। और जो गेस्ट पेपर का हमारा एकदम लेवल है, क्वालिटी आप देखो, मतलब मज़ा आ जाएगा। पूरी केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखी है सॉल्व करके, और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता था। तो ये 10 गेस्ट पेपर इस साल का, और 10 हमने लास्ट ईयर कराया, तो वो तो इसका इतना अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानो पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। और कोई कहेगा झूठ बोल रहे हो, तो भाई पेपर प्रूफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। 2025 का, 2026 का एक भी क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट हमसे बाहर नहीं आया था, 2-4 तो एकदम मैच भी कर रहे थे। और ये सब कुछ फ्री पढ़ाई यूट्यूब में। बस PDF के लिए आपको 200 देने होते थे, लेकिन अभी प्राइवेट लेक्चर है, तो प्राइवेट लेक्चर में आप जो मुझे पर्सनली मैसेज करो तो आपको बता दूंगा कैसे करना है। और जो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी तो मैंने यूट्यूब पे ही दिया है कंटेंट, लेकिन अब प्लानिंग है इस बार से। सोचो अगर मैंने 2 महीने में इतना कुछ कर दिया, तो आप मेरे साल भर पढ़ोगे तो क्या ही तबाही मचा दूंगा, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है ना, कि मतलब मैं ये सब झूठ बोल रहा हूँ। और आप मुझे ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि फोर्स कर रहा हूँ आप ज्वाइन करो। आप पहले वेरीफाई करो, किसी का भी कंटेंट वेरीफाई करो, आपको जेन्युइन लगता है तो ही जुड़ो। ठीक है, अब इसके बाद क्या कराया था देखो, इसके बाद मैंने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री लास्ट में स्टूडेंट के कहने पे 5 दिन पहले 3 घंटे में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एकदम बेहतरीन लेवल से ये लास्ट में रिवीजन दे दिया। 3 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक है, 3 घंटे 1.5 घंटे पूरी इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इसके बाद भी और क्या दिया था देख, टॉप 100 क्वेश्चन पूरे फिजिकल के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टॉप विद इन 1.5 घंटे में फटाफट। ये लास्ट टाइम में रिवीजन था, सारे कोर क्वेश्चन है हर चैप्टर के हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक है, ऐसे इनऑर्गेनिक है 1.5 घंटे में। तो विद इन 10 आवर पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट है एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो आप जाके ये भी देख सकते हो। तो अभी फ्यूचर 45 सीरीज चल, रीनीट के लिए फ्यूचर 45 सीरीज यूट्यूब, ये है फ्यूचर 45। तो हमने सुपर 45 तो करा ही दिया, फ्यूचर 45 में हमने 2-2 चैप्टर लिया है। तो इसमें और स्पेशल वाले क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए हैं, जो अगर चाहता है तो इसको एकदम देख सकता है। सारे क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिफाई कर देता है।
ठीक है, तो आप कहीं इधर उधर मत भटको, इतना कंटेंट दे दिया है, आप मैच करा लेना, मुझे नहीं लगता और यूट्यूब पे कोई दिया होगा आपको। ठीक है, तो डियर आप पूरी जी जान से मेहनत करो, मैं चाहता हूँ आपका ईयर ख़राब ना हो और आप एक अपने ड्रीम कॉलेज को पालो, क्योंकि मुझे पता है ना पेन ड्रॉप लेने का, बाकी चीज़ें है ना, ये कोई नहीं समझता, बस मोटिवेशन सब देते हैं, बाकी फील जो किया है जिसके साथ होता है वही फेस करता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी ड्रॉपर हूँ। ठीक है, बाकी ये हमारा है इंस्टाग्राम वगैरह और ईमेल वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, लिंक है। थैंक यू।